So next question, sixth, form the differential equation of family of circles touching y-axis at origin. अब देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी पहले मतलब कि जो 5 क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें इक्वेशन गिवन थी और हमें उसको बस डिफरेंशिएट ही करना था 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 1 टाइम डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमें कोई इक्वेशन भी नहीं गिवन। तो अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, और अगर हम एग्जाम्पल्स को भी देखें जो हमने मगी सॉल्व की थी तो उनमें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल ऐसा था एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें क्या था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। अब यहाँ पर उल्टा है कि जो सर्कल्स हैं वो वाई एक्सिस पर टच कर रहे हैं एट ओरिजिन पर। तो ये जो क्वेश्चन है इनको करने से पहले आपको सबसे पहले आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए सर्कल के बारे में, कि सर्कल की जनरल इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के सेंटर है, आर क्या है, रेडियस। अब देखो यहाँ पर उन्होंने खास बात बोली है कि जो सर्कल हैं, देखो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वो सर्कल जो हैं जो वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं वो ये वाले हो सकते हैं, ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर सर्कल ये ऐसा है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो हमें इस सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। अगर इसको मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ये जो सर्कल है ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है जी। अब देखो ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर। मतलब इसका जो सेंटर है वो पक्की बात है कि वो एक्स एक्सिस पर होगा, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस तरह से होता है, उसका एक्स मुझे पता नहीं क्या होगा, ए लिख लिया मैंने, अब उसका वाई पक्का क्या होगा, 0। यहाँ पर वाई किसी भी पॉइंट पे वाई कितना होगा हमारा, 0। तो हमें सेंटर भी पता लग गया और इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस अगर मुझे देखनी हो इसका डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर एक्स 0 है, यहाँ पर एक्स ए है, तो कितना आएगा, ए डिस्टेंस है ये, तो इसलिए इसकी रेडियस भी कितनी होगी, ए। अब इसको आपको रफ में ऐसे समझना, ऐसे समझ लो, मान लो ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। अब मान लो कोई सर्कल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लो 2,0। अब आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है 1, इसकी रेडियस कितनी है 2। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा जो रफ स्केच है वो किस तरह से है। अब इसको एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 सर्कल आपको बना के दिखाए हैं। ध्यान से देखो, जो तीनों सर्कल हैं वो वाई एक्सिस पर ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया, इसको आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। अब देखो मैं 3 सर्कल बनाए हैं, ये ब्राउन जो सर्कल है ध्यान से देखो इसका सेंटर ब्राउन में यहाँ पर है। अब ये जो ग्रीन सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पर है। अब जो पर्पल सर्कल है इसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है। मतलब जो तीनों सेंटर हैं वो किस पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। मुझे आपको यही चीज़ बतानी थी, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं लिख देता हूँ सिंस गिवन, ये आपको लिखना होगा पेपर में एग्जाम में, सिंस गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, देयरफॉर देयर सेंटर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये बात हमें पक्का पता है, आपके सामने ही है, तीनों के सेंटर जो हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, और ऐसे जितने भी सर्कल हम बनेंगे उन सब के सेंटर फॉर श्योर एक्स एक्सिस पर ही होंगे। तो ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये आप छोड़ भी सकते हो वहाँ पर एग्जाम में, एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, वो कैसा होता है, इज ऑफ द फॉर्म a, 0, क्योंकि उसका मुझे x तो नहीं पता, x वेरी कर रहा है, x यहाँ पर चेंज होगा, जब मान लो यहाँ पर 1 है, मान लो यहाँ पर 2 है, मान लो यहाँ पर 3 है, बट y श्योरली कितना होगा, 0। तो ये मैंने आपके लिख के बताया है। तो इसका मतलब हमारा सेंटर कितना हो गया, a,
0, ठीक है। हो सकता है कि ये 1,0 है, हो सकता है ये 2,0, हो सकता है 3,0। अब आगे रेडियस की बात। अब देखो मान लो ये पॉइंट 1,0 है, तो ये x से कितना दूर है, सॉरी ओरिजिन से कितना दूर है 1। अब मान लो ये पॉइंट 2,0 है, तो ये यहाँ से कितना दूर है 2। मान लो ये पॉइंट 3 है, तो कितना दूर है ये 3। तो मतलब इसकी रेडियस भी वैसे ही वेरी करती जाएगी। तो मतलब इसका हमें सेंटर पता लग गया कितना है a,0 एंड रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस कितनी होगी इसकी a, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब सेम वे से जितना भी हमारा सेंटर होगा, जैसे 1,0 तो रेडियस 1, 2,0 तो रेडियस 2, 3,0 तो रेडियस 3, a,0 तो रेडियस a। अब आपको पता है कि अगर सर्कल का सेंटर h, k और रेडियस r है तो उसकी इक्वेशन ये है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। तो ये मैंने इक्वेशन कहाँ से लिखी है, जो मुझे बेसिक नॉलेज पता थी सर्कल के बारे में, मैंने खुद से लिखी है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये y का स्क्वायर रह गया, ये a का स्क्वायर। अब आपके सामने है ये a स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास बेसिकली कितना रह गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या है, इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है सर्कल की, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है। अब इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। अब देखो इसमें कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ, अब हमारा प्रोसीजर सारा सेम रहेगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं 1, सिर्फ a ही है, एक ही कांस्टेंट है, मतलब इसको हमें एक बार डेरिवेटिव ही करना है। तो दोबारा से लिखते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है y की पावर 2 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2ax का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। अब पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब चाहे तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इतना ही आंसर आएगा, बट आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। y का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है यहाँ पर y। अब 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का। अब 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो यहाँ पर 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ पर 2y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx माइनस 2a, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम, क्योंकि हमें इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है तो एक बार डेरिवेटिव करके आ गया, बट इसमें अभी भी हमारा जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट a है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, अब आपको पता है इसमें दो इक्वेशंस ही हैं, एक तो ये नंबर 1, इसको आप नंबर 2 दे दो, तो मैं गिवन की हेल्प लूँगा। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, आपकी सेकंड इक्वेशन है, हमें इसमें से 2a को रिमूव करना है। अब ऐसा कर लो, यूजिंग वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसको मैं उधर ले गया। अब यहाँ से ना आप 2a की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर 2a है, तो मैं यही वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 2a की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, पुट इन 2। तो 2 में इसको पुट कर लो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो विच एम्प्लाइज 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो है आपका आंसर फाइनल आ चुका है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से ही मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, अब ऐसा करो, इसका ना आप एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx माइनस, ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, अब इसको उधर से ख़त्म कर दो तो हमारे पास कितना आएगा, 2x² प्लस 2xy dy/dx, ये माइनस खोल लो, -x² माइनस y² इज इक्वल टू x इंटू 0, ये उधर चला गया। ठीक, तो 2x² माइनस x² कितना आएगा, x² प्लस 2xy dy/dx माइनस y² इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको डैश की फॉर्म में लिखना है तो x² प्लस 2xy dy/dx को क्या लिखोगे, y डैश माइनस y² इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने NCERT वालों ने इसको ऐसे लिखा है, 2xy y डैश प्लस x² इज इक्वल टू, y को उधर ले गए y² को। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं थी, जस्ट डिफरेंट बात क्या थी कि हमने इक्वेशन खुद से बनाई है। अब उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ से स्टार्ट था। अब इसमें नई बात क्या थी कि हमें इक्वेशन गिवन नहीं थी, मतलब यहाँ तक जो हमने मतलब क्वेश्चन किया ना, इससे पहले ये हमने आपसे पहले एक्सरसाइज में नहीं किया, हमने एग्जांपल्स की थी। अब इसमें क्या था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही सर्कल होंगे। मैंने तीनों सर्कल बना के दिखा दिया आपको। इन तीनों को ड्रॉ करके मुझे ये पता लगा कि इनका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा होता है, a,0, रेडियस ए है इसकी। ठीक है, वो ए भी बता दिया कि इसका डिस्टेंस कितना होगा जितना इसका सेंटर होगा, तो वो रेडियस कितनी आ गई इसकी ए। तो मैंने इक्वेशन लिख ली, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, मतलब मेरे पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब एक बार डिफरेंशिएट किया और मैंने गिवन की हेल्प से, इस वन नंबर इक्वेशन की हेल्प से 2a को रिमूव कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने पहले ही एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में किया था, एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल इसके जैसी है। जस्ट वहाँ पर क्या था पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। वहाँ पर क्या था, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इतना सा ही फर्क था, मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूंगा। अब देखो आपको पता है कि आपके जो पैराबोलास हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कौन बना है, देखो वहाँ पर क्वेश्चन था एग्जाम्पल 8 में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यही पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस है ना पॉजिटिव, तो ये वाला पैराबोला था। अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मतलब ये पॉजिटिव वाई ऊपर होता है, तो ये वाला पैराबोला मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। और अगर आपको एग्ज़ाम्स में बाई चांस ये याद ना भी रहे, आपको बताया कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। अब पॉजिटिव वाई जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो मतलब ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब इसके बाद आपको कंफ्यूजन ये हो सकती है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी इक्वेशन किसकी होती है। इसको आप कैसे याद रखोगे, अब देखो मैंने आपको डिसाइड कर लिया कि ये इस तरह से बनेगा। अब ध्यान से देखो, y तो यहाँ पॉजिटिव ही है, अब ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, मतलब x की डबल वैल्यू है, मतलब x का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है प्लस माइनस 4ay, ये पक्का श्योर होगा कि एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर 4ay ही होगा, प्लस और माइनस हो सकता है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो इसकी जो इक्वेशन है वो प्लस 4ay होगी। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर रफ स्केच बना लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिंस गिवन फैमिली ऑफ parabolas have axis along positive y-axis, therefore they are upward parabolas। तो वो कौन से पैराबोलास हैं, अपवर्ड पैराबोलास। और आपको बताया अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मैंने आपको बता भी दिया कि आपने हमेशा ये देखना है कि देखो x चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब x डबल वैल्यू है तो x का स्क्वायर, अब पॉजिटिव y की तरफ है प्लस 4ay। तो इस तरह से आप इक्वेशन को लिख सकते हो। अब नॉर्मल क्वेश्चन ही है। अब इसके बाद हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स।
तो कितने कांस्टेंट्स हैं इसमें बताओ मेरे को आप, 1, ए ही अकेला तो 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोबारा से लिख लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4ay का। अब इसका डायरेक्ट पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कितना है x, 4a कांस्टेंट है तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का। अब 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4a y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, बट मेरी डिफरेंशियल एक बार डेरिवेटिव करना ना इसका, तो एक बार मैं डेरिवेटिव कर चुका हूँ, बट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी भी 4a है। तो मैं क्या करूँगा, गिवन की हेल्प लूँगा, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। तो यूजिंग वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अब ऐसा करो 4a की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय वाई, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया, पुट इन 2, तो 2 में पुट कर लो, तो 2x इज इक्वल टू 4a की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय वाई। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो 4a है मैंने इसमें वैल्यू फिल की है, एक्स स्क्वायर बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच ही करना है तो कर लेते हैं। तो 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब ऐसा करो, यहाँ इसको इधर ले आओ, तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो, तो यहाँ से ना आप x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास कितना बच गया, 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एनसीईआरटी वालों ने पता क्या किया, इसमें से माइनस को कॉमन लिया, तो मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ। तो कितना आएगा, x डी वाई बाई डी एक्स पहले आएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये पहले आ गया प्लस, और ये माइनस, देखो माइनस और ये प्लस, मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो यहीं पर आ गया था, यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है, इसको माइनस को भी खत्म कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर कितना है, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, फैमिली ऑफ पैराबोलास, जो वाई एक्सिस, जिसकी एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये ऊपर की तरफ है, मतलब एक्स डबल वैल्यू है, मतलब एक्स का स्क्वायर, और पॉजिटिव वाई की तरफ है तो प्लस 4ay। डिफरेंशिएट किया, 4a की वैल्यू गिवन से निकाली, पुट की, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने पहले किया हुआ है। अब आप बोलोगे सर आप हर एक क्वेश्चन को बोल रहे हो, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने एग्जाम्पल्स देखी हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ईजी हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम 6th एग्जाम्पल के जैसा है। वहाँ पर था फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर क्या है, फोकाई ऑन वाई एक्सिस। अब आपको बताया, जस्ट आपको बेसिक सी नॉलेज एलिप्स के बारे में होनी चाहिए। एलिप्स 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब ये S1 और S2 क्या हैं, फोकाई। S1 और S2 क्या है, फोकाई। अब अगर फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पर है मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर जो फोकाई है वो वाई एक्सिस पर है तो ये वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि since family of ellipses having foci on y-axis, therefore they are vertical एलिप्सिस फैमिली। तो वो कौन से एलिप्स होंगे, वर्टिकल। बस इसके लिए हमें इतना ही पता होना चाहिए कि फोकाई वाई एक्सिस पर है तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स की फैमिली है। अब उसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ।
अब देखो ये आपका रफ स्केच आपको पता है ये वर्टिकल एलिप्स की फैमिली है, तो मैंने वर्टिकल एलिप्स थोड़े से आपको बना के दिखा दिया। सेंटर कितना है 0 0। अब आपको पता है कि वर्टिकल एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी। अब ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि तभी आपको पता लगेगा ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वर्टिकल है, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन को पहचान लिया, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब आप मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स में कितने हैं, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, तो दोबारा से इक्वेशन को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब आपको पता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये कांस्टेंट है, इसको देखिए घबराया मत करो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, ये कांस्टेंट है तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y की पावर 2 का, और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो करते हैं, तो 1 बाय बी स्क्वायर, अब पावर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। सेम वे से 1 बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पावर का डेरिवेटिव अब आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है यहाँ पर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो आप 2x 1 बाय बी स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1 बाय ए स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू वगैरह पुट भी नहीं कर सकता कि इतनी ईजिली कि 1 से निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, तो मैं इसको एक बार यहीं पर दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट ऐसा करो, इसको ना नंबर 1 भी दे दो। ठीक है, इसको अब नंबर 2 दे दो, जब जरूरत रहेगी तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो अगेन लिख लो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे अगेन डेरिवेटिव करना है 2x को। अब 1 बाय बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको मैंने बाहर ही लिख लिया। सेम वे से 1 बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ दो, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 2y dy बाई डी एक्स का इज इक्वल टू, मुझे डेरिवेटिव करना है 0 का। अब ऐसा करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, देखो बेसिकली हम इसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो 1 बाय बी स्क्वायर, अब आपको पता है कि 2x का 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1। अब सेम वेस ना यहाँ पर 2y dy बाई डी एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना था, मैंने 2 को बाहर ही लिख लिया, तो 2 बाय ए स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1 छोड़ दो, फंक्शन कौन है y dy बाई डी एक्स, मतलब 2 फंक्शंस हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको रीड कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों टर्म y और dy बाई डी एक्स में ही है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना है, सेकेंड का। फिर सेकेंड एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, अब 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 बाय बी स्क्वायर प्लस 2 बाय ए स्क्वायर वाई। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मैंने 2 बार डेरिवेटिव इसको कर लिया। ठीक है, मुझे 2 बार ही करना था, मैंने दोनों बार कर लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ए और बी अभी भी हमारे पास हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू फिल कर लूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसी करवाई थी, यहाँ से ना आप ऐसा करो, एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो निकालो, 2 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसको अब उधर ले जाओ, -2 बाई ए स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स 2 बार है तो इसको ऐसे लिख लो 2 टाइम्स, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये 2 और 2 कट हो गए।
तो 1/b², तो 1/b² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, पुट इन 2 से क्या होगा, एक कांस्टेंट तो हमारा रिमूव होगा, बाद में a² को भी देख लेंगे। अब वैसे आप अगर यहाँ पर मतलब कि 2/b² की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते वो भी ठीक था, चलो मैंने कट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पुट इन 2, अब देखो 1/b² की वैल्यू कितनी है, -1/a² y d² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने ये सारी वैल्यू फिल की है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारी वैल्यू मैंने बेसिकली यहाँ पर फिल की है। अब साथ में उसके क्या है, 2x प्लस 1/a² 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ किया। अब देखो, अब इसको नंबर ऑफ टर्म्स से देख के घबराना मत, ध्यान से देखो, इनमें से 1/a² हमारा कॉमन आ रहा है, तो उससे क्या होगा, -y d² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 2x, ये वाली ब्रैकेट है ये। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने ऐसे सारी स्टेटमेंट ऐसी लिख दी, 2x को भी ऐसे लिख दिया, 1/a² बाहर है, माइनस इसके साथ ही है। ठीक है, अब देखो 1/a² बाहर है, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो पहले मैंने 1/b² को रिमूव किया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ये 1/a² में टर्म्स रहेगी, अब इनमें से ये कॉमन आ गया, अब ये उधर जाके 0 बन जाएगा। तो विच एम्प्लाइज, इस माइनस को ना आप अंदर ले जाओ, इस 2x को भी, कितना आएगा, -2x y d²y/dx² -2x dy/dx का होल स्क्वायर, देखो इसको मैंने खोला, ठीक है, प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू a² इंटू 0। ठीक है, तो मेरे पास अगर इसमें से मैं ऐसा करूँ, -2 को कॉमन लूँ, तो कितना आया, xy d²y/dx², -2 बाहर है तो प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर, -2 बाहर है ना, तो यहाँ पर -2 बाहर, y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ये -2 भी ख़त्म हो गया, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, xy d²y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप डैश की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लो xy y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें फैमिली ऑफ एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी जिसकी फोकाई कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। अब जिस एलिप्स की फोकाई वाई एक्सिस पर होती है वो वर्टिकल एलिप्स होता है, उसकी इक्वेशन ये होती है। तो इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो मैंने इसको 2 बार डेरिवेटिव किया, पहली बार ये किया, दूसरी बार करके इतना आ गया, अब दोनों बार मेरे पास a² और b² है, मतलब कांस्टेंट हमारे रिमूव नहीं हो रहे, तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव से 1/b² की वैल्यू निकाल ली और इसको 2 में फिल कर लिया। अब उससे क्या हो गया, 1/a² कॉमन आ गया, अब उसको वो भी खत्म हो गया और अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात कर लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन x एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। मतलब यहाँ पर पहली बार है ना, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास हाइपरबोला का क्वेश्चन आया था और एक्सरसाइज में भी हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। मतलब हाइपरबोलास का ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास पहली बार आया। बट हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि जो हाइपरबोलास हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये इसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस है जिस पर ये पैराबोला मतलब हाइपरबोला बना होता है, और ये इसकी कंजुगेट एक्सिस, सेम इसकी ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है और ये कंजुगेट एक्सिस है। बट इसमें हमें किसके बारे में बोला गया, देखो चाहे ट्रांसवर्सल की यहाँ पर जरूरत है या नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए उसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, उसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस के बारे में बात की गई हो। अब हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि देखो, चलो पहले इसकी बात करते हैं। अब इसका जो फोकाई है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है।
अब ये S1 S2 इसकी फोकाई है, S1 S2 इसकी फोकाई है। अब ये जो फोकाई है ये एक्स एक्सिस पर है, आपको बताइए एक्स एक्सिस है, मतलब ये जो हमारा हाइपरबोला है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। अगर हमारी फोकाई जो है वाई एक्सिस पर होती मतलब ये वर्टिकल हाइपरबोला था। अब इसकी इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको बोल रहा था, मान लो कि आपको ये बोला गया हो कि इसकी जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है, आप फैमिली ऑफ हाइपरबोलास की इक्वेशन फाइंड करो जिसकी ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल है। मान लो वो बोल रहे हैं कि इसकी जो ट्रांसवर्सल एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर है, मतलब वो वर्टिकल हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जोन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता है कि सिंस फैमिली ऑफ hyperbolas having foci on x-axis, therefore they are horizontal hyperbolas family। तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोलास की फैमिली में होंगे। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर छोटा सा रफ स्केच आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये है रफ स्केच, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल किस तरह से होगा, क्योंकि इसकी जो फोकाई है, ध्यान से देखो, इसकी फोकाई एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, मतलब ये जो हाइपरबोला है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो डायग्राम्स है कि जो भी मैंने आपको बना के दिखाई हैं ये एग्जाम्स के लिए जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए जरूरी है। देखो नोट्स का मतलब क्या होता है, देखो नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने कहीं से भी कोई PDF फॉर्म में कुछ भी लिया, उसको फोटो कॉपी किया या लिख लिया, ऐसा कुछ, इसको मैं नोट्स नहीं बोलता। नोट्स क्या होते हैं कि अगर आपने कोई लेक्चर सुना, आपने जो लेक्चर मेरे से सुना और जो आप अपनी लैंग्वेज में समझ के उसके बारे में लिख रहे हो, उसको नोट्स बोलते हैं। ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो, गंदी हो, जैसी भी हो, बट आपकी लैंग्वेज में जब कुछ भी लिखा होगा ना तो आपको याद रहता है कि यस सर ने हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बताया था। तो देखो मैं अपने वे से आपको बता रहा हूँ। अब आप समझ कैसे रहे हो, किस लैंग्वेज में समझ रहे हो, किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें अपने नोट्स लिखा करो। मतलब कि यहाँ पर सर ने ये पॉइंट बताया था, यहाँ पर सर ने ये पॉइंट बताया था, क्योंकि आज हमने ये चैप्टर कर लिया, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, फिर कोई और चैप्टर करेंगे, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद, 1 या 2 महीने बाद या कुछ भी टाइम बाद वो जो चैप्टर है आपके माइंड में से कुछ बातें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। और जब आप नोट्स देखते हो ना और कुछ पॉइंट्स जो आपने लिखे होते हैं कि सर ने हमें यहाँ पर ये बताया था, तो आपको वो एकदम से क्लियर हो जाता है कि यस सर ने हमें यहाँ पर ये बताया था। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है। ऐसे ही मेरे लेक्चर जो होते हैं वो आपके नोट्स के लिए हैं, आपने उसको समझ के एग्जाम्स में जल्दी में जैसा भी आपको क्वेश्चन समझ आया वैसे ही करना है। मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि आपने मेरे जैसा ही क्वेश्चन करना है, इसको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आपके नोट्स के लिए बता रहा हूँ कि आप उसको इस नोट्स में लिखो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन कौन सी है, x² - a² - y² b² = 1। आपको पता है हॉरिजॉन्टल में ये होता है और वर्टिकल में y आगे होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब ये आपकी इक्वेशन है। तो इसके बाद नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एलिप्स की जैसा ही होगा सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसी इक्वेशन ही है, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, तो इसको दोबारा से लिखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x² / a² का, मुझे डेरिवेटिव करना है y² / b² का, और मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। अब हमेशा बोलता हूँ 1/a² कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का, 1/b² कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। मुझे डेरिवेटिव करना है y² का, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो करते हैं 1/a²। अब x² का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। 1/b², पावर आगे आएगी पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है y = 0।
ठीक है, तो एक स्टेप और करते हैं, 1/a², 2x, यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/b², 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया। अब फिर से मैं आपको अपने पास रिपीट करूंगा, हमारे पास दोनों कांस्टेंट्स हैं अभी भी, और गिवन की हेल्प से इतनी जल्दी ये रिमूव नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/a² कांस्टेंट ही है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 2x का। 1/b² कांस्टेंट ही है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 2y dy/dx का, और मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है 0 का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 2 भी दे दो, ठीक है, इसको नंबर 1, अगर इसकी ज़रूरत रही तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो करते हैं। तो 1/a², अब 2x का डेरिवेटिव आपको पता है 2 मतलब x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, माइनस 1/b²। अब यहाँ पर देखो पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, फंक्शन y dy/d, ऐसा करो 2 को ना बाहर लिख लो, 2/b²। अब y dy/, दो फंक्शन है, मतलब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो y एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। अब 0 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो 2/a² माइनस 2/b² y। अब यहाँ पर कितना आएगा, d²y/dx², dy/dx, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से वही बात, एलिप्स के जैसा क्वेश्चन ही है, हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, बट हमारे इक्वेशन में से 1/a² और 1/b² रिमूव नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसा करो, 2/a² की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, 2/b² y, बिल्कुल एलिप्स के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, dy/dx 2 बार आया है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करो, 2/a² की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो, 2/a² की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 को कट मत करना, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कम तो नहीं होगी, बट थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो 2/a² की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, a² हमारा एक कॉन्स्टेंट रिमूव होगा, बाद में b² को भी देख लेंगे। तो पुट इन 2, इसको हम 2 में फिल कर दो। अब 2/a² की जगह पर देखो, इस 2/a² की जगह पर, इसकी जगह पर मैं ये वाली जो वैल्यू है वही सारी फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी है वैल्यू, 2/b² y d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब साथ में क्या है उसके, x, उसके साथ में x भी है, ठीक है, माइनस 1/b² 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा a² तो रिमूव हो गया, अब b² की बारी है। अब b² ऐसा करो, यहाँ से आप कॉमन ले लो 1/b², तो अंदर कितना रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2y d²y/dx² प्लस 2 dy/dx का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x भी है, ठीक है, माइनस 1/b² बाहर है, तो 2y dy/dx बड़ी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, ये 1/b² उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, इस x को मल्टीप्लाई कर लो, 2xy d²y/dx², इस x को इधर मल्टीप्लाई करो, 2x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2y dy/dx इज इक्वल टू b² इंटू 0, ये b² इंटू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, ऐसा करो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बिल्कुल वैसा ही एलिप्स के जैसा, xy d²y/dx² प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज ये 2 भी ख़त्म हो गया, तो x d²y/dx²
प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको आपको डैश की फॉर्म में लिखना है एक्स वाई डबल डैश एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, पहली बार हम हाइपरबोला क्वेश्चन कर रहे हैं तो जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको बताया कि जिस हाइपरबोला की फोकाई एक्स एक्सिस पर है वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो मतलब कि वो होता है अपना वर्टिकल हाइपरबोला, उसकी फोकाई वाई एक्सिस पर होती है और उसकी इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम्स में यहाँ पर वो इसको शिफ्ट कर दें, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिख दें, ठीक है। तो आपको पता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2, 2 बार डेरिवेटिव किया, मतलब पहले एक बार डेरिवेटिव किया फिर इसको मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया। तो जब मैंने इसको 2 बार डेरिवेटिव किया तो मेरे पास कुछ ये आंसर आ गया। बट अभी भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर कांस्टेंट हैं, तो मैंने इसमें से एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली और इसको 2 में फिल कर दिया, इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात कर लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6th क्वेश्चन के जैसा ही है कि हमें सर्कल के बारे में कुछ इन्फो दी गई है और सबसे पहले हमें उसका मतलब कि एक रफ स्केच सा बना के आइडिया लेना होगा कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर है और रेडियस किस तरह से होंगे। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत सिंपल है। तो देखो ये आपकी वाई एक्सिस है, तो हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, मतलब ये इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, मतलब ये इनमें से कोई भी सर्कल हो सकता है। अब इनमें सब में खास बात क्या है कि इनकी रेडियस 3 सभी की रेडियस कितनी होगी, 3 यूनिट्स। बस इसमें यही बात समझने वाली है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा था, मतलब वो सारे सर्कल ऐसे बने थे हमारे एक ही जगह पर। सेंटर उनके डिफरेंट थे बट उनका जो टचिंग पॉइंट था वो 0 ही था, मतलब वो ओरिजिन पे टच कर रहे थे। अब यहाँ पर भी सेंटर जो है सबके डिफरेंट हैं बट सबकी रेडियस कितनी है, 3। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसका रफ स्केच बना के देख लेते हैं। अब देखो जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर 3 सर्कल आपको बना के दिखाए हैं। तीनों सर्कल कहाँ पर हैं, इनके सेंटर कहाँ पर हैं, देखो पर्पल में, ग्रीन में या ब्राउन में, वाई एक्सिस पर। और उनकी सबकी रेडियस कितनी है, 3, तभी ये तीनों सर्कल क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड, ये आपकी नॉलेज के लिख देता हूं, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, वो कैसा होगा। अब उसका y तो मुझे पता नहीं बट उसका x कितना होगा, 0। अब यहाँ पर आप a लिख लो, ठीक है, जो मर्जी नेम लिख सकते हो। मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की है कि जो उसका x होगा वो हमेशा 0 होगा, आप चाहे चेक कर लेना, और उसका y डिफरेंट हो सकता है, तो 0, a। तो अब हमें सर्कल का सेंटर पता लग गया, सर्कल का सेंटर कितना है, 0, a, और रेडियस उन्होंने क्वेश्चन में हमें खुद बताई है कि इसकी रेडियस कितनी है, 3 यूनिट्स। तो आपको बताया कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की वो हमें क्या कहती है कि ए सर्कल जिसका सेंटर कितना है, h, k और रेडियस कितनी है, और उसकी इक्वेशन ये है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। रेडियस कितनी, 3, सेंटर कितना है, 0, a। देखो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। तो ठीक है, तो अगर इसको मैं देखो ऐसे लिखूँ, x का स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। तो इसके बाद हमारा काम क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 और मैं बोलूँगा 1। क्यों, क्योंकि ये जो है 9 ये कांस्टेंट तो है बट ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। आपको याद होगा जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने आपको यही बताया था, ठीक है।
ये ए एक कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे। तो अगर इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको मतलब हमें मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है y माइनस ए की पावर 2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9 का। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है। आपको याद होगा इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन जो कुछ ऐसा था, जिसका सेंटर जो है वो मतलब कि जो सर्कल है वो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा था। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, वैसे आप वीडियो में पीछे जाके देख भी सकते हो, वो कुछ ऐसी थी। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना मैंने इसका स्क्वायर खोला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं खोला, जबकि ये भी सर्कल वाला क्वेश्चन है। इतना बड़ा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, बट कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी ए स्क्वायर था, तो ये कट हो गया, तो मेरे पास ना कुछ ये सिचुएशन आ गई और इसको डिफरेंशिएट करना मेरे लिए ईजी था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर खोलने बैठूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर और 9 कट नहीं हो सकते, तो इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसको डिफरेंशिएट करना, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के अंदर ही ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको पता कैसे करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स। अब यहाँ पर भी सेम, पहले पावर का डेरिवेटिव। देखो इसमें मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको रूल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल होता है इसमें लिखा था 1 by 1, मतलब एक टाइम पे एक चीज़ का डेरिवेटिव ही करते हैं। जैसे मैंने पावर को डेरिवेटिव किया, फंक्शन को कुछ नहीं किया। अब मुझे करना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है y माइनस ए। अब 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो करते हैं आगे। तो कितना आया 2x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2y माइनस ए। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है पहले y का, फिर मुझे करना है a का। अब इसका कितना आएगा dy बाई dx। अब इसका कितना होगा, चलो लिख लो ऐसे 0 कि a का 0 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे स्टेप्स हैं ये जस्ट मैं आपके लिए करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में सच ऐसा ही करना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो इसके बाद देखो हमारे पास कितना आ गया 2x प्लस 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें एक बार डेरिवेटिव करना था, हमने कर लिया, बट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट a अभी भी है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। अब देखो आपको पता है आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये है आपकी, ठीक है, एक तो आपकी इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। तो इन दोनों को ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो अगर यहाँ से सीधी मैं a की वैल्यू निकालनी चाहूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने आपको खोल के भी दिखाया था, ये कुछ ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मतलब मुझे यहाँ पर y माइनस ए की वैल्यू निकालनी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। अगर मैं y माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ और उसको यहाँ पर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास मेरा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ऐसा करो 2 में से 2x प्लस 2y माइनस ए डी वाई बाई डी इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप y माइनस ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब क्लियरली ये 2 और 2 आपस में कट हो गए। ठीक है, तो मुझे y माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इधर ले आया, इस माइनस को भी इधर कर दिया, इज इक्वल टू वाई माइनस ए। ठीक है, तो मैंने y माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। पुट इन 1, तो इसको 1 में पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब 9 से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसको एक टर्म मान लो, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ऐसा करो, इसको ना उधर ले जाओ, तो देखो ये सारी एफर्ट सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए है। अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इसका जो सोल्यूशन है वो हमें मतलब कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से ही होगी, तो इसलिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो देखो इस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को मैं उधर ले गया, ठीक है, इसको आप इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको डैश वाली फॉर्म में लिखना चाहते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये वाई डैश है उसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमें सर्कल डिफरेंट दिया था कि उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पर है और उसकी रेडियस 3 है, तो मैंने जस्ट उसकी इक्वेशन लिख ली ये वाली, क्योंकि इसका सेंटर 0, a है, तो 0, a क्योंकि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होता है 0, a, सेंटर कितना रेडियस कितनी है 3 मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9। एक बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था a, ये 9 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बार डेरिवेटिव किया, अब यहाँ पर क्या था कि मेरे पास y माइनस ए था, तो मैंने y माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, हो तो वैसे जाएगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने y माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, उसको यहाँ पुट किया, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x एज दी जनरल सोल्यूशन, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। देखो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है, हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन गिवन है और हमें बस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है और इन ऑप्शन पर हमें ध्यान नहीं देना, जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तब हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो कितने कांस्टेंट्स हैं, अब चाहे यहाँ पर a और b नहीं है, c1 और c2 दो कांस्टेंट्स हैं मतलब 2, ठीक है। और अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो y इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है c1 ex का, मुझे डेरिवेटिव करना है c2 e की पावर माइनस एक्स का। कितना आएगा dy बाई dx। अब आपको पता है c1 बाहर, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है ex का। अब आपको पता है c2 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e की पावर माइनस एक्स का। तो dy बाई dx इज इक्वल टू c1। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पता है ई एंगल का डेरिवेटिव हम किस तरह से रीड करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है x। इसका भी कर देता हूँ, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ध्यान से देखो मैंने दोनों बार एंगल बोला, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल माइनस x है। अब ई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इसका आंसर कितना आ गया ई एक्स, ई माइनस एक्स, यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और बीच में माइनस भी है तो -1। तो इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी डेरिवेटिव में कोई भी परेशानी
नहीं होगी। ठीक है जी, तो हमने एक बार डेरिवेटिव इसको कर लिया। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1 EX माइनस C2 e की पावर माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे एक बार इसको और डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 2, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स का, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है C1 EX का, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है C2 e माइनस एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब C1 बाहर है तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है EX का, C2 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है e की पावर माइनस एक्स का। तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर C1। अब EX का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताया कितना आएगा, EX इंटू 1। अब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताया e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, C1 EX माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम इसको 2 बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, बट अभी भी हमारे क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं C1 और C2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो इज इक्वल टू वाई यूजिंग 1। तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर ले आओ, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आंसर आया, जिसमें से कोई भी मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, हमने सभी को रिमूव कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, हमारा राइट आंसर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, जस्ट हमारी ये इक्वेशन थी, तो मैंने 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 बार डेरिवेटिव किया, वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा था, ताकि हमारे, अब उसको मैच इसलिए किया ताकि हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो सकें, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो हमारी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बट इस वर्ड की वजह से पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया। अब कैसे चेंज हो गया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको याद होगा कि हमने ना आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की थी। देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको याद होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर c लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फंक्शन है। तो आपको पता है कि ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव किया। ठीक है, अगर इसमें मैं c की वैल्यू को 1 फिल कर दूं तो भी ये इसका सोल्यूशन है, इसको मैं 1/2 फिल कर दूं तो भी ये इसका सोल्यूशन है, और अगर इसको मैं -1/4 फिल कर दूं तो भी ये इसका सोल्यूशन है। ये सभी क्या हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशंस, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। और जितना भी हमने रूल सीखा है फॉर्मेशन का, हम इसी तरह से करते हैं ना कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स वी विल डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन और ट्राई टू रिमूव एनी आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मेशन है वो इसी पर डिपेंड करती है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, कितनी बार डेरिवेटिव करना है और उनको रिमूव करना है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो इसको हमें हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल से मेरा मतलब ये है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। अब इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आपको इसको एक बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है। आप जस्ट ये देखो कि हमें यहाँ पर कितनी बार दिया गया। देखो, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार। मतलब एक बार ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर ले। चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। अब dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी है तो उसको भी निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है मुझे इसको डेरिवेटिव करना है और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं हिट एंड ट्रायल क्यों बोल रहा हूँ, मैं सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करूँगा। इसको आप नंबर 1 दो, इसको आप नंबर 2 दो, इसको आप नंबर 3 दो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर ये वैल्यूज़ फिल करके ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो डी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की 1 प्लस एक्स। अब y की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर लिया यूजिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपस में मतलब कि कट हो गए, तो 0 इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप लिख दो नॉट पॉसिबल। तो ये तो इसका सोल्यूशन मतलब कि नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है हमारी, बी। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट ऑप्शन, इसकी वैल्यू कितनी है 0, एक्स इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स, वाई की वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स। तो x इंटू 1 मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो दोनों हैं मतलब ये हमारे आंसर तो नहीं है। मतलब हमारा जो आंसर है वो सी है या डी ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अगर एमसीक्यू आएगा तो आपको पता है कि आपको जल्दी जल्दी में करना है, आप ये जल्दी जल्दी कर भी सकते हो। आपको पता है इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका और डबल 0 आएगा, यहाँ पर वैल्यू फिल कर लो, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो ये आपकी थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है प्लस एक्स, वाई की वैल्यू x है इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वैसे यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो ऑप्शन है हमारी कौन सी, सी, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए एक बार डी ऑप्शन में वैल्यू मैं फिल करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डी ऑप्शन है, इसमें वैल्यू फिल करना, यहाँ पर वैसे लिख लो यूजिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 है, x इसकी वैल्यू 1 है, इसकी x इसकी भी x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कितना आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये भी जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए करवाया क्योंकि आपको पता है एक ऑप्शन का आंसर ही मतलब कि सही होगा, तो ऑप्शन मतलब कि जो है हमारी सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इस
मतलब कि इस क्वेश्चन में देखो क्या किया, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे थे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन को चेक करने के लिए हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड ही था, तो मैंने उसको एक बार डेरिवेटिव किया, फिर 2 बार किया। अगर यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव भी होता तो मैं 3 बार डेरिवेटिव करके भी उसको देख लेता, ठीक है। तो उस सभी वैल्यूज के बाद जस्ट मैंने फिल करके चेक किया, हिट एंड ट्रायल है, चेक किया, अब ये ऑप्शन हमारी सही आ गई, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 भी हमने आज कंप्लीट कर ली है, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन को या एक एक एग्जाम्पल को इस एक्सरसाइज की ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।